बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अच्छा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HEC प्रोफेशनल्स। आज की वीडियो में हम निबोश IG1 के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में अपना टॉपिक हमने स्टार्ट करना है रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका हमें पता होना हमारे लिए ज़रूरी है। उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को हम बार बार यूज़ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम हैज़र्ड की। हैज़र्ड क्या होता है? अब जब हेल्थ एंड सेफ्टी की हम बात करते हैं तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपके लिए हेल्थ और सेफ्टी को मैंने डिफाइन किया था। इसी तरह हैज़र्ड को डिफाइन करते हैं। हैज़र्ड क्या होता है? समथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एनीथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। कोई भी चीज़ जिसके अंदर आपको नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल मौजूद है, उसके अंदर सकत मौजूद है, ताकत मौजूद है, वो आपके लिए हैज़र्ड ही कंसिडर होगा। अब हैज़र्ड्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो अगर आप एक रूम में बैठे हुए हैं तो आप उस रूम के अंदर मौजूद आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सम हाउ आपके लिए हैज़र्डस ही होंगी। चाहे वो छत में लगा पंखा है, वो आपकी तारों के अंदर गुजरती हुई बिजली है, आपके पास रखी हुई टेबल है, आपके हाथ में पकड़ा हुआ पेन है, आपके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल है। हर चीज़ हमारे लिए हैज़र्डस हो सकती है। अब वो उसका डिपेंड करता है उसकी नेचर के ऊपर, वो चीज़ किस तरह की हैज़र्डस आपके लिए होगी। इसी वजह से हम हैज़र्ड्स को डिवाइड करते हैं 5 कैटेगरीज़ के अंदर। 5 कैटेगरीज़ के हमारे पास हैज़र्ड्स होते हैं जिनको हम सबसे पहले बोलते हैं फिजिकल हैज़र्ड्स। फिजिकल हैज़र्ड्स के अंदर हमारे पास हर वो चीज़ आती है जो हमारी फिजियोलॉजी के अंदर कोई चेंज लेके आ सकती है या फिजिकली हमें ज़ख्मी कर सकती है, हमें कोई नुकसान पहुंचा सकती है। वो सारी की सारी चीज़ें हम फिजिकल हैज़र्ड्स के अंदर काउंट करते हैं जो इंजरीज़ की टर्म्स में हमारे पास आती हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास केमिकल हैज़र्ड। केमिकल हैज़र्ड्स के अंदर वो चीज़ें काउंट होती हैं जो किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके उसके अंदर केमिकल चेंज लेके आ सकें, तो हम उनको बोलते हैं केमिकल हैज़र्ड्स बोलते हैं। जस्ट लाइक एनी एसिड और एनी समथिंग, ठीक है। इसी तरह की जो चीज़ होगी उसे हम केमिकल हैज़र्ड में ज़ुमरे में लेते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स। बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स के अंदर हम लिविंग चीज़ों को काउंट करते हैं, जैसे वायरसेस, बैक्टीरियाज वगैरह हो जाते हैं। ये सारे हमारे लिए बायोलॉजिकल हैज़र्ड हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकली हमें बीमार बनाते हैं। अगर किसी बंदे की बॉडी के अंदर जाएगा, किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर ये इंटर होते हैं तो उसके अंदर जाके वो उसके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे और उसको वो बीमार बनाएंगे। तो ये हमारे लिए क्या काउंट होते हैं हमारे पास बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स। सबसे रिसेंट की मैं बात करूं तो जैसे आप आजकल आपने एक सुना होगा, कोरोना का नाम सुना होगा, सबने सुना किया होगा, बल्कि सबने एक्सपीरियंस किया होगा कोरोना को। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये सारी हमारे लिए बायोलॉजिकल हैज़र्ड होती हैं। देन अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स जो है हमारे पास साइंस की एक फील्ड है जो डील करती है विद द कंफर्टेबिलिटी ऑफ द यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट या इंटरेक्शन बिटवीन अ यूज़र एंड इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट और इंसान के दरमियान या उसके यूज़र के दरमियान जो उसका इंटरेक्शन हो रहा है, आया वो इंटरेक्शन कैसा है, वो कंफर्टेबल है, वो अनकंफर्टेबल है। अर्गोनॉमिक्स के जो मेजर्स हैं वो ये इंश्योर करते हैं, अर्गोनॉमिक्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि किसी भी इक्विपमेंट या किसी भी उसके यूज़र के दरमियान जो इंटरेक्शन हो वो उसका कंफर्टेबल होना चाहिए। अनकंफर्टेबिलिटी की वजह से कई उसको जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हम डिस्कस करेंगे IG2 के अंदर जब हम हैज़र्ड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर आ गया आपके, ठीक है। इस तरह के जो रिस्ट डिसऑर्डर आपके पास आ जाते हैं, नेक डिसऑर्डर आपके पास आ जाते हैं। ये सारे डिसऑर्डर्स हमारे पास किस वजह से होते हैं? हमारे पास अर्गोनॉमिक्स के ना होने की वजह से या उसको फॉलो ना करने की वजह से, हमारी सिटिंग पोजीशन, हमारी जो है हमारी वर्किंग पोजीशंस के जो है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ना होने की वजह से। फिर साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स। साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स के अंदर हम हर वो हैज़र्ड को काउंट करते हैं जो किसी भी इंसान को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करें या साइकोलॉजिकली उसको बीमार बनाने की ताकत रखते हों, जैसे स्ट्रेस, फटीग, ये चीज़ें सारी जो है हमारे पास साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स के अंदर वहाँ पे काउंट होती हैं। हैज़र्ड के बाद दूसरी बड़ी हमारे पास जो की वर्ड है या फ्रेज है या हमारे पास टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है वो है रिस्क। रिस्क क्या है? बेसिकली द लाइक्लीहुड ऑफ हार्म अकरिंग इन कॉम्बिनेशन विद द सिवियरिटी ऑफ फोर्सिएबल हार्म। अब जब किसी भी हैज़र्ड के साथ हम उसके साथ लाइक्लीहुड और सिवियरिटी को जोड़ देते हैं तो हम उसको रिस्क टर्म में वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। मतलब एक हादसे के रोनमा होने के चांसेस कितने हैं और अगर वो रोनमा होगा तो उसके आउटकम्स क्या होंगे, उसकी जो है सिवियरिटी क्या होगी। तो उसकी जब हम बात करते हैं तो हम रिस्क फ्रेज की बात करते हैं, वहाँ पे हम रिस्क की बात करते हैं। मतलब इस हादसे के रोनमा होने के चांसेस, मतलब कितने % इसका चांस है कि यह हादसा रोनमा होगा, और अगर यह हादसा रोनमा होगा तो इसके साथ किस तरह के इम्पैक्ट्स आएंगे। तो वहाँ पर हम रिस्क की बात करते हैं, मतलब हम खतरे की बात कर होते हैं कि भाई कितना खतरा है। जनरली अगर मैं आपको सादा अल्फाज में आपके लिए बात करूं, इसके बाद आ जाता है कि हमारे पास इंसिडेंट के अंदर हम बात करते हैं तो कोई भी हमारे पास वाकया रोनमा होता है वो हम इंसिडेंट ही कहलाता है हमारे लिए। इंसिडेंट के अंदर मोस्टली हम नियर मैसेज, डेंजरस अक्रेंस और वर्क रिलेटेड जो है हमारे पास डिजीज़ होते हैं, इनको जो हम काउंट करते हैं, हम डेंजरस इंसिडेंट के अंदर काउंट करते हैं।
इंसिडेंट हम बोलते हैं एन अकरेंस ऑफ एन एक्शन और सिचुएशन दैट इज सेपरेट यूनिट ऑफ एक्सपीरियंस। कोई भी ऐसा हादसा रोनमा होता है, ऐसा सानिया रोनमा होता है, कोई भी आपके पास एक्टिविटी होती है तो हमको जनरली उसको एक इंसिडेंट का ही नाम देते हैं। वो इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है, वो नियर मिस भी हो सकता है, वो डेंजरस अकरेंस भी हो सकता है। अब जब हम नियर मिस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट दैट हैज़ द पोटेंशियल टू लीड टू इंजरी, डैमेज और लॉस बट डिड नॉट डू सो। इनफैक्ट अब कोई भी ऐसी आपके पास दुर्घटना घटती है जिसके अंदर आपको नुकसान पहुंचाने की क्षमता मौजूद थी, उसके अंदर ताकत मौजूद थी आपको नुकसान पहुंचाने की, बट उसने जो है आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, जैसे हम बोलते हैं ना बाल बाल बच गया है, चूक गया है, तो वो हम क्या कहते हैं, नियर मिस की बोलते हैं कि नियर मिस के अंदर पोटेंशियल मौजूद होता है आपको नुकसान पहुंचाने का, बट ऑन द बेसिस ऑफ लक या किसी भी वजह से आप जो है उससे बच गए हैं, इस बार आप बच गए हैं। पॉसिबल है कि नेक्स्ट टाइम जब सेम वही हादसा रुनमा होगा, वही इंसिडेंट दोबारा रुनमा होगा, तो अब आपके पास शायद बचने के चांसेस ना हो। डेंजरस अकरेंस specified event that has to be reported to the relevant authorities by statute law, for example major gas leakage। कोई भी ऐसा इवेंट आपके पास होता है जिसकी वजह से एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन एक्सपोज हो जाती है और बड़े पैमाने पे कोई काम आपके पास हो जाता है, तो उसको हम डेंजरस अकरेंस के ज़ुमरे में लेते हैं, क्योंकि वो उसने एक बड़े पैमाने पे लोगों को एक्सपोज किया है और उसकी वजह से एक लार्ज पॉपुलेशन एक्सपोज हुई है और एक मेजर एक्सीडेंट उससे हो सकता था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे डेंजरस अकरेंस के अंदर काउंट करते हैं। देन आ जाते हैं हमारे पास एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जो होता है हमारे पास कोई भी हादसा, एन अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट विच लीड टू इंजरी, डैमेज और लॉस। जैसे इंसिडेंट में हमने नियर मिस में बात किया था कि उसने डैमेज या लॉस नहीं किया था, इस तरह एक्सीडेंट तब होगा हम कहेंगे जब उसने कोई भी आपके पास डैमेज किया हो या लॉस किया हो या उसकी वजह से कोई इंजरी का सामना आपको करना पड़ा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फिर एक्सीडेंट बोलेंगे। अब एक्सीडेंट्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक होता है हमारे पास इंजरी एक्सीडेंट और एक होता है डैमेज ओनली एक्सीडेंट। इंजरी एक्सीडेंट के अंदर हम उन हादसात को काउंट करते हैं जिसकी वजह से आपका कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुआ, कोई इक्विपमेंट डैमेज नहीं होगा, बस सिर्फ और सिर्फ एक वर्कर को या किसी भी इंसान को इंजरी का सामना करना पड़ा है, जैसे कट हैंड, किसी का हाथ कट जाता है या कोई भी उसका हादसा पेश आता है जिसकी वजह से उसको फिजिकली कोई भी उसको इंजरी आती है, तो उसको हम इंजरी एक्सीडेंट के अंदर काउंट करते हैं। डैमेज ऑन दी एक्सीडेंट वो हादसा आपका जिसके अंदर आप किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, किसी इंजरी का सामना नहीं करना पड़ता, बट सिर्फ और सिर्फ जो है इक्विपमेंट या मटेरियल डैमेज होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, डैमेज ओनली एक्सीडेंट होता है। जनरली जब हम बात करते हैं कि कोई ऐसे हादसा हमारे पास होते हैं जिनमें इंजरी भी आपका सामना भी करना पड़ता है और डैमेज टू द इक्विपमेंट या मशीनरी भी आपके पास देखने को मिलता है, तो जनरली इस तरह के हादसा को फिर हम एक्सीडेंट में ही काउंट करते हैं। हम उसको जनरली हम बोलते हैं कि एक्सीडेंट हैज़ हैपेंड, कि एक्सीडेंट वहाँ पे कोई हुआ है। फिर उसको जब हम डिफाइन करेंगे तो हम आगे बताते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें आई हैं। तो जनरली कुछ की फ्रेजेस थी जिनका आप लोगों को पता होना ज़रूरी था, क्योंकि ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो बार बार यूज़ होती हैं और इनको हम आगे वीडियोज़ के अंदर बार बार यूज़ करेंगे, तो लिहाजा मैंने सोचा कि एक अलग वीडियो आपके लिए बनाई जाए जिसके अंदर ये टर्मिनोलॉजीज़ आप लोगों के लिए एक्सप्लेन की जाए, ताकि जब हम रिस्क असेसमेंट या बाकी अपना टॉपिक स्टार्ट करें तो आपको इसके अंदर कोई भी एम्बिग्विटी आप लोगों के लिए ना हो। आज की यही छोटी सी वीडियो थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।